हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या विहार साइंस कोचिंग में। मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग कैसे हैं? सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। आज आप लोगों के लिए बाबू लेके आ गए हैं क्लास 12th के हिंदी चैप्टर 10 है, जिस चैप्टर का नाम है जूठन। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे सभी बच्चे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों को। यदि वीडियो पसंद आएंगे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 है बाबू जूठन, और जूठन जो है आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है ये बाबू, आत्मकथा। जूठन क्या है? सबसे पहले याद रखिएगा, जूठन क्या है? आत्मकथा है। और इस जूठन के जो लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। और वाल्मीकि जी का जो जन्म हुआ था 30 जून 1950 ईस्वी को जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था बाबू? बड़ला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। बड़ला गांव में, मुजफ्फरनगर में और उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है 17 नवंबर 2013 ईस्वी को हुए। 17 नवंबर 2013 ईस्वी को। ऐसे तो बुक में आपका नहीं दिया है, लेकिन मिल जाएगा आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। माता का नाम इसका है बाबू मकुंदी देवी और पिता का नाम छोटन लाल। माँ का नाम मकुंती देवी और पिता का नाम छोटन लाल। शिक्षा की बात करें तो अक्षर ज्ञान का जो इन्होंने प्रारंभ किया, शुरुआत की जो पढ़ाई होता है उसको जो स्टार्ट किया मास्टर सेवक राम मसीहा के खुले बिना कमरे के, बिना ठाट चटाई वाले स्कूल से किया बाबू। किसके पास जाके शुरुआत में इन्होंने अक्षर ज्ञान की शिक्षा ली? मास्टर सेवक राम मसीहा के, याद रखिएगा सभी लोग। और जहां पर ये पढ़ाई कर रहे थे बाबू, मतलब एकदम कमरा जो था पूरा खुला हुआ था। ठीक है, बिना ठाट चटाई वाला, ऊपर में कुछ लगा भी नहीं था, उसी स्कूल से। और 11वीं की परीक्षा बड़ला इंटर कॉलेज से इन्होंने किया था पास। ठीक है, और लेकिन 12वीं की परीक्षा में इन्होंने अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 12वीं की परीक्षा ये नहीं दे पाए किसी कारणवश। ठीक है, आगे सम्मान की बात करें, जो इसको पुरस्कार मिला गया था बाबू, डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। ठीक है, ये 1993 ईस्वी में मिला था, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। परिवेश सम्मान इसको 1995 ईस्वी में, और जय श्री सम्मान इसको 1996 ईस्वी में। कथा क्रम सम्मान 2000 ईस्वी में। ये सारे इसको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, पुरस्कार तो सभी बच्चे समझते हैं बाबू। चलिए, कृतियां की यदि इनकी बात करें लेखने की, तो जूठन, जूठन क्या है? आत्मकथा है, याद रखिएगा। सलाम घुसपैठियां, ये कहानी संग्रह है। सलाम और घुसपैठियां। सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, ये कविता संकलन है। दलित साहित्य का सौंदर्य, ये आलोचना है। और आप लोगों को हम बता दें बाबू कि जो लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, वो दलित परिवार से बिलोंग करते हैं। दलित परिवार का मतलब जो छोटा फैमिली है ना, उसी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आशा करता हूं सबको समझ में आ गया। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे बाबू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, और चैप्टर के अंत तक बने रहेंगे सभी बच्चे। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है बाबू। और इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करते बिना टाइम गवाए हुए। कहता है, एक रोज हेडमास्टर कलीराम ने, हेडमास्टर का नाम क्या था? कलीराम। कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताएंगे बाबू। एक रोज हेडमास्टर कलीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, किसको? लेखक को, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को, क्या नाम है बे तेरा? क्या ऐसा बात करना बच्चों से क्या उचित है टीचर का? बिल्कुल नहीं। ओम प्रकाश जी ने बोला, मैंने डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बता दिया कि ओम प्रकाश। क्या नाम बताया? ओम प्रकाश। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे, यानी डर जाते थे। हेडमास्टर को देखते ही पूरे स्कूल में जो बच्चे थे वो डर जाते थे। पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी, यहां तक कि वहां के जो टीचर लोग थे और वो लोग भी उनसे डरते थे। तब हेडमास्टर का दूसरा सवाल उछला। क्या उछला? कहा था, चूहरे का है? मतलब चूहरे का मतलब होता है बाबू दलित परिवार, कि तुम दलित परिवार से हो।
तब वो कहता है वाल्मीकि जी। तब देखिए मास्टर जी कहता है ठीक है, वह जो सामने शीशम का जो पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा और टहनियां तोड़कर झाड़ू बना ले। जो स्कूल की जो मैदान में जो शीशम का जो पेड़ है उस पे चढ़ने के लिए वाल्मीकि जी को बोलते हैं और उन पे जो छोटा छोटा जो टहनियां होते हैं उनको तोड़ करके झाड़ू बनाने कहते हैं। वो भी पत्तों वाली झाड़ू बनाना और पूरे स्कूल को ऐसे चमका दे जैसे शीशा की तरह। पूरे स्कूल को तू ऐसा चमका दे जैसे बिल्कुल शीशे की तरह लगे। तेरा तो यह खानदानी काम है। कौन कहता है? मास्टर जी, हेडमास्टर। कौन हेडमास्टर? कलीराम। जा फटाफट लग जा काम पे। हेडमास्टर के आदेश पर मैंने कमरे बरामदे साफ कर दिए। पूरी रूम को इन्होंने साफ कर दिया। पूरे बरामदे समझे, बरामदा समझते हो ना बाबू, जिसको हम लोग अपने भाषा में ओसरा कहते हैं ना, उनको साफ कर दिए। तभी वे खुद चल करके आए। कौन? मास्टर जी। और बोले इसके बाद मैदान भी साफ कर दो। सारे क्लास के ये रूम साफ कर दिए, बरामदा को साफ कर दिए। अब कहते हैं कि मैदान भी साफ कर दो। किसने कहा? हेडमास्टर कलीराम ने कहा। लंबा चौड़ा मैदान मेरे बजट से कई गुना बड़ा था। लेखक वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि वो जो मैदान था स्कूल का इतना बड़ा था कि हमसे कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा सिर अट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। लेखक वाल्मीकि जी कहते हैं कि जब हम उस मैदान को साफ कर रहे थे तो उससे जो धूल जो उड़ते हैं वो सारे हमारे नाक मुंह में घुस गया और सारे बच्चे छुप छुप करके तमाशा देख रहे थे। सारे बच्चे कक्षा में पढ़ रहे थे लेकिन मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे लेकिन निगाह मुझ पर थी। निगाह मुझ पर टिकी हुई थी। पानी पीने तक की इजाजत नहीं था मुझे। किसको? लेखक वाल्मीकि जी को। जरा सोचिए कि दलित परिवार के साथ कैसा व्यवहार करते थे पहले, लेकिन आज कोई करेगा नहीं। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था जितना आज ये स्कूल में काम किया है, उतना काम कभी नहीं किया था। वैसे भी घर में भाइयों का मैं लाडला था। लेखक कहते वाल्मीकि जी, वैसे भी घर में मैं सारे भाइयों का लाडला था। दूसरे दिन फिर स्कूल ये पहुंचता है वाल्मीकि जी। जाते ही हेडमास्टर ने फिर झाड़ू के काम पर लगा दिया उनको। फिर वही काम जो कि अगले दिन इन्होंने किया था। पूरे दिन झाड़ू देता ही रहा। मन में एक तसल्ली थी, कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा। वाल्मीकि जी सोचा कि आज चलो झाड़ू हमने लगा दिया, कल जाएंगे तो जरूर कक्षा में बैठने के लिए बोलेगा सर और पढ़ने के लिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है बाबू? जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तीसरे दिन फिर मैं कक्षा में चुपचाप जाकर के बैठ गया। दूसरे दिन इन्होंने तो वही काम कर दिया। जब ये तीसरे दिन गया वाल्मीकि जी तो चुपचाप से जाकर ये अपने कमरे में रूम में बैठ गया। थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई दी। किनकी दहाड़? हेडमास्टर कलीराम का आवाज दिया। उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर थर कांपने लगा। कौन? लेखक वाल्मीकि जी। एक त्यागी लड़के ने चिल्ला करके कहा, मास्टर साहब वो बैठा है कोने में। एक त्यागी लड़के ने। त्यागी किसे कहते बाबू? जैसे मान लो कि आप किसी के घर में काम कर रहे हैं तो आप उसको त्यागी कहेंगे, ठीक है, अर्थात आप उसके नौकर हुए, वो आपका मालिक हुआ, समझ लो ना। तो एक त्यागी के लड़के ने कहा, मास्टर साहब वो देखिए कोने में बैठा हुआ है। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली। इस प्रकार से गर्दन को दबोच लिया। उनकी अंगुलियां के दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ता जा रहा था। जैसे कोई भेड़िया होता है ना जो बकरी के बच्चों को दबोचता है, बिल्कुल उसी प्रकार। और कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में लापटका। बरामदे में लापटका और चीख करके बोले, जा लगा पूरे मैदान में जा। मैं डर गया।
मैं भयभीत हो गया। मैंने 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा, मेरी तरह ही उसके पत्ते सूख कर झड़ने लगे थे। सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियां, किसमें? वो झाड़ू में। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। आखिर ये क्या करता? लेकिन मास्टर साहब का इस प्रकार से करना अच्छी बात बिल्कुल नहीं है बाबू। सभी को समझ में आ रहा है ना? प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, और पसंद आ रहे हैं सब्सक्राइब भी करें वीडियो को, ठीक है? अंत तक बने रहे बाबू, बड़ा ही मजा आएगा। वीडियो को यदि अंत तक देख लिए, कहीं स्किप मत करना, अंत तक देखो वीडियो को, बड़ा ही मजा आएगा। सारे क्वेश्चन आंसर डाउट खत्म हो जाएगा बिल्कुल। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाजे से मास्टर और लड़कों की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रही थी। स्कूल के जो कमरे होते हैं बाबू, जो दरवाजे हैं, उनसे मास्टर लोग, बच्चे लोग, सब लोग छुप छुप करके तमाशा देख रहे थे। कौन सा तमाशा? जो लेखक झाड़ू लगा रहे थे। मेरा रोम रोम यातना की गहराई खाई में लगातार गिर रहा था। मेरा रोम रोम यातना की गहराई खाई में लगातार गिर रहा था। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। उनके पिताजी, जहां पर लेखक का स्कूल था, उधर से उनके पिताजी गुजर रहे थे। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देखकर ठिठक गए। कौन? पिताजी। और पिताजी का नाम क्या है बाबू? छोटन लाल। क्या नाम है? छोटन लाल। ठीक है, याद रखिएगा। लेखक के पिताजी का नाम क्या है? छोटन लाल। चलिए, बाहर से ही आवाज देकर के बोले। कौन? उनके पिताजी। मुंशी जी, यो क्या कर रहा है? मुंशी जी क्या कर रहे हो? वे प्यार से मुझे मुंशी जी कहा करती थी। किनके नाम मुंशी जी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। कौन कहते थे? उनके पिताजी छोटन लाल। उन्हें देखकर मैं फपक पड़ा, मैं रोने लगा। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए। मेरे पिताजी मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी रोते क्यों हो? ठीक से बोल, क्या हुआ है? मेरी हिचकियां बंध गई थी। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन हिचक हिचक कर पूरी बात पिताजी को बता दी कि 3 दिन से रोज झाड़ू लगवा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने नहीं दे रहे हैं, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते हैं। ऐसा बात उन्होंने अपने पिताजी को सारे घटना एक एक करके बता दी। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। जब ये बात बताया तो उनके पिताजी ने लेखक के हाथ से जो झाड़ू था उसको छीन के दूर फेंक दिया, मैदान से बहुत दूर फेंक दिया। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई। लेखक के पिताजी की आंखों, हमेशा दूसरों के सामने कमांड बने रहने वाले पिताजी की लंबी लंबी जो मूछें गुस्से से फरफराने लगी थी, चीखने लगे। कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे? किसने कहा? कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे हैं? तो छोटन लाल जी ने कहा। किसने कहा? छोटन लाल ने। पिताजी की आवाज पूरे स्कूल में गूंज गई, जिसे सुनकर हेडमास्टर सहित सभी मास्टर बाहर आ गए थे। कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया, लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उस रोज जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, मैं उसे कभी नहीं भूल पाया। ये तो बचपन की कहानी था बाबू। जब लेखक छोटे थे तो स्कूल में इसके साथ जो जो घटनाएं हुए थे वो सारे बता रहे हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं जब लेखक बड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तगाओं का मतलब हमने तो आपको बता दिया, जैसे हिंदू मुसलमान के जो घर होते हैं, जो मालिक होते हैं, उनके घर तथा घेर का मतलब जहां मवेशी होता है, गाय भैंस, जहां पर वो बैठता है उसको घेर बोलते हैं।
में साफ सफाई का काम करती थी। कौन? लेखक की माँ कौन? मुकुंदी देवी। 8-10 घरों में लगभग ये काम करती थी। इस काम में मेरी जो बहन है, बड़ी भाभी तथा जसबीर और जनेसर, ये दोनों भाई। कौन कौन बाबू? जसबीर, जसबीर और जनेसर, जसबीर और जनेसर, ये दोनों भाई। और एक भाई है सुखवीर, याद रखिएगा, सबसे बड़ा भाई है सुखवीर। तो लेखक कहते हैं कि मैं और मेरी बहन, बड़ी भाभी तथा जसबीर और जनेसर, दो भाई भी माँ का हाथ बटाते थे। मतलब जब इसकी माँ काम करने के लिए जाती थी तो उनके साथ साथ ये दोनों भाई, इनकी भाभी और लेखक की बहन भी साथ में जाती थी। बड़ा भाई सुखवीर तगाव के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करते थे। जो सबसे जो बड़ा भाई है उसका नाम है सुखवीर। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के कितने भाई है? तो 3। बड़ा भाई का नाम क्या है? सुखवीर, उसके बाद देखिए जसबीर, उसके बाद जनेसर, और सबसे जो लास्ट में है वो वाल्मीकि जी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो बड़े जो भाई थे इनकी सुखवीर, वो तगाव के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करते थे। साल भर के लिए बांध दिए जाते थे। मान लो प्रत्येक तगा के घर में से 10 से 15 मवेशी, जितने भी तगा है हिंदू मुसलमान के घर, उनमें से 10 से 15 मवेशी होते थे। कितना? 10 से 15 मवेशी होते थे। मवेशी का मतलब गाय, भैंस, बैल, बकरी, समझ रहे हो ना, उतना होते थे। उनका गोबर उठाकर गांव से बाहर कुरियों पर या उपले बनाने की जगह पर डालना पड़ता था। और उन सभी का जो गोबर होता था, जितने 10 से 15 गाय मवेशी का, उन सारे गोबर को उठा करके इनके भाई सुखवीर जी जहां पर धरते हैं गोबर, वहां पर ले जाकर के रख देते थे। रख देते थे। उसके बाद कहते हैं कि सर्दी के महीनों में यह काम बहुत ही कष्टदायक होता था। पता है आप लोगों को ठंडी का मौसम कितना ठंडा होता है बाबू, है कि नहीं? गाय, बैल और भैंस को सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े दलानों में बांधा जाता था। हम लोग भी बांधते हैं कहीं ठंड ना लग जाए। जिस प्रकार से हम लोग बड़े बड़े चादर कंबल ओढ़ के सोते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से उसको भी जो है फूस या लारो दिया जाता है कि नहीं, बैठने की, ताकि उसको भी गर्मी लगे। बड़े बड़े दलानों में बांधा जाता था, जिनमें गन्ने की सूखी पाती या फूस बिछा होता था। फूस का मतलब लरवा होता है ना बाबू, वो जो बिछा, धान का जो होता है लारो, उसे ही बिछा जाता ताकि उसको भी ठंड ना लगे गाय भैंस को। बड़े बड़े दलानों में ऊंचे ऊंचे जगह पर बांध देते थे ताकि ठंडा बिल्कुल ना लगे। रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र उसी दलान में फैलता जाता था। कहां पे? जहां पे सूखिया बिछा होता था फूस, बिल्कुल वहीं पर। 10-15 दिनों बाद एक बार पतली बदली जाती थी या उसके ऊपर सूखी पाती बिछा दी जाती थी। मान 10 दिनों के बाद वो जो गाय जो भैंस जो है ना, 10 दिनों के बाद उसके ऊपर या तो फिर से बिछा दिया जाता था लाल, या तो उसको निकाल लिया जाता था। और उससे जो गोबर ढूंढ ढूंढ के निकालना, सोच रहे कितना घिनौनी बात होता है, होगा कि नहीं? कितना बदबू मारेगा बाबू, बिल्कुल एकदम। कहता इतने दिनों में दलानों में, वो जो दलान है, भारी दुर्गंध से गोबर ढूंढ ढूंढ कर निकालना बहुत तकलीफ दे होता था। दुर्गंध से सिर भींग जाता था। इन सब कामों के बदले मिलता था 2 जानवर पीछे, फसल के समय 5 सेर अनाज। देखिए 10 से 15 दिनों के बाद यदि उससे गोबर बहुत बदबू मारेगा, उसे माथा पर ले जाकर यदि कहीं पर फेंकते हैं, उसका जो मूत्र जो होता है, मलमूत्र, वो भी जो है टपक टपक के नीचे आएगा, तो सर तो भीग जाएगा। और उसको निकालना तो पहले तो बहुत बाबू गंद मारेगा ना, बिल्कुल। उस प्रकार की काम में लेखक की फैमिली के लोग करते थे वाल्मीकि, क्योंकि ये उस समय उतना खाने पीने के लिए नहीं मिलते थे और बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे लेखक। कहते दुर्गंध से सिर भींग जाता था। इन सब कामों के बदले में मिलता था 2 जानवर पीछे, फसल के समय 5 सेर अनाज। इतना काम कर भी दिया, उसके बदले में 2 जानवर यदि हम 2 जानवर का काम करें, 5 सेर अनाज यानी 2.5 किलो, कितना लगभग
2.5 किलो अनाज, और यदि 10 मवेशी वाले घर से साल भर में 25 शेर मतलब 12 से 13 किलो अनाज मिलता था लेखक की फैमिली के लोग। दोपहर के समय हर घर से बची खुची रोटी, जो खासतौर पर चोरों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी, कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। कहते हैं लेखक वाल्मीकि जी कि जो चूहरे जो होते हैं ना, उनके लिए जो आटे में जो भूसी मिलाकर को जो बनाए जाते थे, खासतौर पर जो रोटी होता है, कभी कभी जूठन की भंगन में डाल दी जाती थी टोकरी में कि ले जाओ खाना घर में। शादी ब्याह के मौके पर जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते थे तो चूहरे दरवाजे के पार बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठे होते थे। थोड़ा सा माइक को सही कर लेते हैं। बड़े बड़े टोकरे लेकर के बैठे रहते थे। बारात के खाना खा चुकने पर या जूठी पत्तलों पर उन टोकरों में डाल दी जाती थी, जिन्हें घर ले जाकर के वे जूठन इकट्ठा कर लेते थे और पूरी के बचे खुचे टुकड़े, एक आध मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पत्तल पर पाकर बाँछें खिल जाती थी। लेखक वाल्मीकि जी कहते हैं कि जब गांव में कोई शादी ब्याह होता था तो उस समय जो मेहमान लोग जो होते हैं, बाराती सराती जो लोग होते हैं, जो खाना खाते हैं, तो सारे जितने भी चोहरे लोग होते हैं, जितने भी दलित परिवार के लोग हैं, सिर्फ वाल्मीकि ही जी नहीं और जितने भी लोग थे, सब लोग उस जगह पर जहां पर शादी ब्याह का मौका है वहां पर जाकर के ये लोग अपना अपना टोकरा लेकर के बैठते थे। बारात यदि खाना खा करके, मेहमान लोग खाना खा करके चले जाते थे, यदि जो जूठा जो बचता था, पत्ते पे जो जूठा बचता था भोजन, यदि एक दो को पूरी जलेबी बच गया, छेना वगैरह, तो वो यदि पा लिया तो बहुत खुश हो जाता था, मानो कि एकदम फूले नहीं समा रहा है, बहुत खुश, बाँछें नहीं खिलती। जिस बारात की पत्तलों से जूठन कम उतरती थी, जिस बारात की पत्तलों से जूठन कम उतरती थी, कहा जाता था कि भुक्कड़ लोग आ गए। अभी कितने बाराती ऐसे आते गांव में कि सारा चट के चले जाते, खा के चले जाते, ठीक है, तो कहते हैं कि सारे भुक्कड़ लोग आए हुए हैं, ठीक है, लगता है कभी खाना खाए ही नहीं है। अक्सर ऐसे मौके पर बड़े बूढ़े ऐसी बारातों का जिक्र बहुत रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे कि उस बारात से इतनी जूठन आई कि महीनों खाते रहे। एक बारात से इतनी जूठन आई कि महीनों तक खाते रहे, फिर भी नहीं हो रहा। पत्तलों से जो पूरियों के टुकड़े एकत्र होते थे उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। जो भी पत्तों में जो भी जूठन बचते थे, जो पूरी जलेबी जो भी होते थे, पूरी सबको जो है बाबू धूप में सुखा लिए जाते थे वाल्मीकि के घर के लोग, और चरपाई पर एक कपड़ा डालकर उन्हें फैला दिया जाता था। चरपाई का मतलब खटिया पर एक कपड़ा डाल दिया जाता था, उन पे वो पूरियों को फैला देता था। अक्सर मुझे मतलब किसको, वाल्मीकि जी को अक्सर मुझे पहरे पर बैठाया जाता था, क्योंकि सूखने वाली पूरियों पर कौवे मुर्गियां कुत्ते अक्सर टूट पड़ते थे। जो सूख रहे हैं पूरी जलेबी जो भी सूख रहे हैं उस पर जो अक्सर कौवे मैना तो टूट ही पड़ते ना, आप लोग देखते हैं, इसलिए मुझे पहरे पर बैठाया जाता था। इतना ही नहीं, जरा सा आंख लगी कि पूरियां जो है साफ, मतलब कौवा लेके कुत्ता लेके भाग गया, मुर्गिया लेके भाग गया, इसलिए डंडा लेकर चरपाई के पास बैठना पड़ता था कि जैसे आएगा वैसे उसको पीट सकते हैं। आज जब, और आगे कहते हैं लेखक कि ये सूखी पूरियां जो है बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थी। ये जो सूखी पूरियां हैं बरसात के दिनों में बहुत काम आती थी। उन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था, पानी में डुबा करके उबाल लिया जाता था, समझ रहे हो ना। और उबली हुई पूरियों पर बारीक मिर्च मतलब नमक मिर्च डालकर खाने में मजा हो, समझो कि सारे जहां मिल गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी गुड़ डालकर लुगदी जैसे बनाया जाता था, गुड़ डाल करके लुगदी जैसे उसको बना करके खा, जिससे सभी बड़े चाव से बड़े मजे से, ओहो कितना अच्छा लग रहा है। देखिए किस प्रकार की घटनाएं घटित हो रहा है वाल्मीकि के साथ। लेखक कहते हैं वाल्मीकि जी, लेकिन आज जब मैं इन सब बातों के बारे में सोचता हूं तो मन के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं।
कैसा जीवन था। कौन कहते हैं? वाल्मीकि जी। कि जब उन सब बातों को याद करते हैं, बचपन की एक एक घटनाएं, तो मेरे भीतर, मेरे शरीर के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं कि कैसा जीवन था वो। दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन। इतना काम करते थे दूसरों के घरों में, फिर भी उनके बदले में उसे जूठन मिलता था। बाबू क्या मिलता था? चलो वीडियो समझ में आ रहा है सभी को ना? ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और जो चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बाबू, ठीक है? और अंत तक बने रहिए, मजे ही मजा आएगा। कहते हैं लेखक कि दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र क्या था? जूठन था। फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पछताप नहीं। फिर भी किसी से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। जब मैं छोटा था तो माँ के साथ जाता था। जब लेखक छोटा था तो माँ के साथ, माँ पिताजी का हाथ बटाने के लिए तगाव के खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता। जब ये माँ और पिताजी के साथ जाता था काम पे, जब उस जो मालिक होते थे उनके जो बच्चे जो खाना खा रहे थे अच्छे अच्छे, तो ये देख करके कह देते हमें इतना अच्छा खाना क्यों नहीं मिलता। आज जब सोचता हूं तो जी मितलाने लगता है। आज जब उन सब बातों के बारे में सोचता हूं कि हम लोग जूठा भोजन दूसरों का खाते थे, तो मेरा जी मितलाने लगता है। अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर मतलब जहां अभी ये रह रहे हैं वर्तमान में, कहां रह रहे हैं जी? देखिए बड़ला में रह रहे हैं लेखक, बड़ला मुजफ्फरनगर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, ठीक है? वहीं पर रह रहे हैं। तो पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था। सुखदेव सिंह त्यागी का पोता का नाम क्या था? सुरेंद्र सिंह। और वो मेरे निवास स्थान पर आए थे किसी इंटरव्यू के सिलसिले में। गांव से मेरा पता लेकर के आया था और रात में यहीं रुका। कहां? मेरे घर पर। कौन? सुखदेव सिंह का पोता सुरेंद्र सिंह। मेरी पत्नी ने, किसकी पत्नी? लेखक की पत्नी, वाल्मीकि जी का पत्नी। मेरी पत्नी ने यथासंभव अच्छा खाना खिलाया। आपसे यहां एक और सवाल करेगा बाबू बोर्ड एग्जाम में, यथासंभव कौन सा समास है? यथासंभव जो है अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव। लिख लीजिए सभी लोग, कॉपी में नोट कर लेंगे बाबू कि यथासंभव कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। खाना खाते खाते हुआ बोला, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, बहुत ही मजेदार है। किसने कहा ऐसा बात? भाभी जी आपके हाथ का खाना बहुत ही जायकेदार अर्थात मजेदार है। तो सुरेंद्र सिंह ने, किसने कहा? सुरेंद्र सिंह ने। हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता, ऐसा बात उन्होंने कहा लेखक की पत्नी को। उसकी बात सुनकर मेरी पत्नी तो खुश हुई। लेखक कहते हैं सुरेंद्र की बात सुनकर मेरी पत्नी तो खुश हुई, लेकिन मैं काफी देर तक विचलित रह गया, सोचता रह गया कि बचपन की घटनाएं स्मृति का दरवाजा खटखटाने लगी। बचपन की घटना इसको याद आ गई। क्या आगे याद? उस समय की बात है जब सुरेंद्र पैदा भी नहीं हुआ था। उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की, इसकी बुआ हुआ तो सुखदेव सिंह की कौन हुआ? बेटी हुआ ना। उसकी लड़की की शादी थी। उनके यहां मेरी मां सफाई करती थी। किसके यहां? सुखदेव सिंह के यहां। शादी से 10-12 दिन पहले से मां पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक अनेक काम किए थे। शादी से 10-12 दिन पहले उनके घर के जितने भी काम थे, सुखदेव सिंह के घर के सारे काम लेखक के मां और पिताजी ने किए थे। बेटी की शादी का मतलब है गांव भर की इज्जत का सवाल। पता है आप लोगों को, जब एक बेटी की शादी होता है तो गांव भर की इज्जत का सवाल होता है, ठीक है? कहीं कोई कमी ना रह जाए, गांव भर की चरपाइयों को ढो ढोकर इकट्ठा किया था पिताजी ने। गांव में जितने भी खटिया था
सारे खटिया को उठा उठा करके इकट्ठा किया था। कौन? लेखक के पिताजी छोटन लाल ने, ताकि जो मेहमान लोग आएंगे, जो बराती लोग आएंगे, वो उन पर बैठेंगे। पहले तो कुर्सी टेबल का तो जमाना नहीं था, वो पता ही है आप लोगों को। बारात खाना खा रही थी, माँ टोकरे लिए दरवाजे से बाहर बैठी थी। जब बारात लोग खाना खा रहे थे तो मेरी जो माँ थी टोकरे लेकर के, अर्थात डलिया लेकर के बाहर बैठी थी। मैं और मेरी छोटी बहन, लेखक कहते हैं वाल्मीकि जी, मैं और मेरी छोटी बहन माया, बहन का नाम क्या है? माया, माँ से सिमटे बैठे थे, माँ से सट करके बैठे थे, इस उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाई और पकवानों की महक आ रही है वह हमें भी खाने को मिलेंगी। इस उम्मीद से वो दोनों भाई बहन बैठे थे कि अंदर से जो मिठाई और पकवान की जो महक आ रहे हैं वो शायद हमें भी खाने को मिलेगा। जब सब लोग खा खा कर चले गए तो मेरी माँ ने, कौन? मकुंदी देवी, मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को दलान से, सीढ़ियों से नीचे, समझ लो, आते हुए देख करके कहा, चौधरी जी, क्या कहा सुखदेव सिंह को? यहां उसकी मां ने, चौधरी जी, इब तो सब खाना खा के चले गए। इब मतलब ये सब तो सब खाना खा के चले गए, महारे जागतों को भी एक पत्तल पर धर कुछ दे दे, मेरे बेटा बेटी को भी एक पत्ते में कुछ दे दो खाने के लिए। ऐसा बात इसकी मां ने कहा, लेकिन वो भी तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे, मेरा बेटा बेटी भी तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। ऐसा बात मकुंदी देवी ने कहा, यानी लेखक की मां ने चौधरी जी से, अर्थात कौन? सुखदेव सिंह त्यागी से कहा। तब सुखदेव सिंह ने देखिए क्या कहा था। सुखदेव सिंह ने जूठी पत्तलों से भरे टोकरों की तरफ इशारा करके कहा, वहां जाओ, वहां देखो जूठा पड़ा हुआ है, टोकरा भर के जूठन ले जा रही है और ऊपर से जागतों के लिए खाना मांग रही है, बच्चे के लिए। अपने औकात में रह चुहरी, औकात दिखा दिया उसको। किसको? किसको बाबू? कहते अपनी औकात में रह चुहरी मकुंदी देवी को। उठा टोकरा और दरवाजे से चलती बन, ऐसा बात उन्होंने कहा। चलिए आगे बढ़ते, डिश 2 खत्म हो गया, चलते हैं 3 में। एपिसोड जानते नहीं सभी बच्चे, जैसे फिल्म देखते हैं, पहले होता था पार्ट 1 पार्ट 2, इसी प्रकार से ये डिश है। अब डिश 3 में चलते हैं। कहते हैं लेखक कि उन दिनों की ये घटना था जब मैं 9वीं कक्षा में था। जब मैं 9वीं कक्षा में था, घर की आर्थिक हालात, घर की आर्थिक हालात बहुत कमजोर थी। घर की जो आर्थिक जो हालत है वो बहुत ही कमजोर थी। एक एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटना पड़ता था। फैमिली में जितने भी सदस्य थे सबको खटना पड़ता था एक एक पैसे के लिए। मेरे पास पाठ्य पुस्तकें हमेशा कम रहती थी, कॉपियां, किताबें, कलमें सब कम रहती थी मेरे पास। दोस्तों से मांगकर काम चलाना पड़ता था। कपड़ों की भी वही स्थिति थी, जो मिल गया वही पहन लिया, जो वक्त पर मिला खा लिया। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चोरों की जिम्मे था। लेखक कहते हैं कि उस समय ऐसी घटनाएं घटित हो रहा था, इतना हमारे परिवार हालत से कमजोर था कि क्या बताएं आप लोगों को। उस समय हमें जो मिलता था वो खा लेते थे, जो मिल गया वो पहन लेते थे समय पर, ठीक है। और उस समय जिसके भी गाय भैंस मर गया, जिसके यहाँ तुम काम कर रहे हो, उसे यदि गाय भैंस मर गया तो वो वही उठाएगा। अर्थात कौन? चूरे लोग, जो दलित परिवार के लोग हैं वही उठाएगा। जिसके घर में जो काम करता था उसके मरे हुए पशु भी उसी को उठाने पड़ते थे। इसके बदले कोई मेहनताना या मजदूरी नहीं मिलती थी। पशुओं को उठाने के बदले कोई मेहनत या मजदूरी नहीं मिलती थी। एक गाय या बैल या भैंस को उठाने के लिए 4 से 6 लोगों की जरूरत होती है ना बाबू? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। जिसका मवेशी का मतलब गाय भैंस बैल मर जाता था उसे जल्दी लगी रहती थी, इसलिए वह बार बार बस्ती में आकर चिल्लाता था, देर होने पर गालियां बकता था।
उठाने वालों को इकट्ठा करने में अक्सर देर हो ही जाता है, होता है कि नहीं। अब एक गाय या भैंस को उठाने के लिए 4 से 6 लोगों की जरूरत होता है, जल्दी तो कोई आने वाला नहीं है, सबको एकदम बुलाओ, एकदम प्यार से तब आएगा बाबू। लेकिन कहते हैं कि मरे हुए पशुओं को उठाना बड़ा कठिन काम होता है, बहुत वजन हो जाता है। उसके अगले पिछले पैरों को रस्सी से बांधकर मोटी मोटी बाहियों से उठाना पड़ता था, मोटे मोटे बांस से लेकर के उसको उठाइए अपने कंधे। इतने श्रम साध कितने गलत काम कर रहे हैं, फिर भी इस काम के बदले में मात्र क्या मिलता था? गालियां मिलता था। क्या मिलता था? गालियां मिलता था। लेकर कहते कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मोल ही नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था। यह सब ये भी क्वेश्चन है। लेखक कहते कितने क्रूर समाज में, कितने गंदे समाज में हम रह रहे हैं, कितने गंदे समाज में हम रह रहे हैं, जहां श्रम का, जहां काम का कोई मोल नहीं है बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र था। यह सब एक षड्यंत्र वो लोग रच लिया था, बड़े लोग, कि ये काम जो है चोरे लोग ही करेगा, दलित परिवार लोग ही करेगा, गाय भैंस को उठाना, ठीक है। ऐसा षड्यंत्र वो लोग रच लिए थे। कहते हैं मरे हुए पशु की खाल मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में बिक जाती थी। जो मरे हुए जो पशु होते थे उससे जो खाल है मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में बिक जाती थी। उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 25 रुपये में बिकती थी। कितने में? 20 से 25 रुपये में बिकती थी। आने जाने और मरे हुए पशु को उठाने की मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के बदले 10-15 रुपये हाथ में आते थे। जो पशु मर जाते थे उनकी जो खाल थे बाबू 20 से 25 रुपये में बिकते थे, लेकिन आने जाने में भाड़ा लग गया, खाना पीना कुछ खा लिया रास्ते में, तो कितना बचता था? 10 से 15 रुपया बच जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। और तंगी के दिनों में, भूखमरी के दिनों में 10-15 रुपये भी बहुत बड़ी रकम दिखाई पड़ती है। चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल में बहुत मीन मैच निकालता था। यदि कट फट गया नहीं लेता था चमड़ा, कट फट जाने पर खाल बेकार हो जाती थी। खाल को निकालते ही उस पर नमक लगाना पड़ता था, वरना दूसरे दिन ही खाल खराब हो जाती थी, जिसे दुकानदार खरीदने से मना कर देता था। जिसे खाल को उतारा तुरंत उसमें नमक लगा दीजिए, दूसरे दिन खाल क्या हो जाता था? खराब हो जाता था। एक रोज ब्रह्मदेव तरह का बैल खेत से लौटते समय रास्ते में गिर पड़ा। एक दिन की बात है जब ब्रह्मादेव, व्यक्ति का नाम याद रखिएगा बाबू, ब्रह्मादेव तरह का जो बैल है खेत से लौटते समय जो है रास्ते में गिर पड़ता है, उठ नहीं पाया, मतलब मर गया। क्या हो गया? मर गया। किसकी बैल? ब्रह्मादेव की बैल। कुछ ही देर बाद ब्रह्मादेव ने हमारे घर खबर कर दी थी। मतलब समझिए आप लोग कि इनके जो पिताजी थे ब्रह्मादेव के घर में काम करते थे, इसलिए तो इनके घरों में खबर भेजवाया कि मेरा जो बैल है वो मर गया। पिताजी और मुझसे बड़े भाई जनेसर उस रोज किसी रिश्तेदार में गए थे। पिताजी भी नहीं था और उनका जो भाई उससे बड़ा था जनेसर, वो घर में नहीं थे, कहीं रिश्तेदार में गए था। घर पर माँ, मेरी बहन माया और सबसे बड़ी भाभी देवी ही रहती थी। कौन थी? देवी। भाभी का नाम क्या है बाबू? याद रखिएगा, देवी। जसवीर उन दिनों देहरादून में मामा के पास, जसवीर उन दिनों कहां गया था? मामा के पास गया था देहरादून में, ठीक है। मां परेशान हो गई थी। मां क्या हो गई थी? परेशान हो गई थी कि बैल की खाल उतारने किसे भी, बैल की खाल उतारने किसे भेजूं, क्योंकि इसके घर में तो अभी कोई था नहीं वर्तमान में, सिर्फ और सिर्फ कौन था? लेखक था। बस्ती में 1-2 लोग थे, लेकिन कोई भी उस समय जाने को तैयार नहीं था। माँ ने चाचा से बात किया, माँ ने चाचा से बात की, वे तैयार हो गए थे। कौन? उनके चाचा। लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए, अकेले वे खाल तो नहीं उतार पाएंगे, एक आदमी तो अकेले बिल्कुल नहीं उतार पाएंगे बाबू। मैं उस समय स्कूल में था, लेखक कहा था मैं उस समय स्कूल में था। माँ ने थक हार कर मुझे ही बुला लिया, माँ ने थक हार कर मुझे ही बुला लिया। माँ नहीं चाहती थी
कि वह काम मुझे करना पड़े, लेकिन खाल बेचकर जो 10-15 रुपये मिलने वाले थे उन्हें छोड़ पाने की स्थिति में माँ नहीं थी। उसकी माँ जो थी मुकुंदी देवी, माँ ये नहीं चाहती थी कि ये काम मेरे छोटा बेटा अर्थात वाल्मीकि जी को करना पड़ा। लेकिन क्या बताए, समय की खेल है बाबू। माँ ये भी नहीं सोचती थी कि 10-15 रुपये आ जाएगा, ये भी छोड़ने के फेर में बिल्कुल नहीं थी। हार कर माँ ने मुझे चाचा के साथ भेज दिया। लास्ट में क्या करती माँ, हार करके चाचा के साथ उसे भेज दिया, लेखक को, वाल्मीकि जी को। मेरा चाचा सोलहर, चाचा का नाम क्या है, सोलहर, याद रखिएगा, महाकामचोर थे। आलसी समझते हैं ना आप लोग, आलसी, महाकामचोर। बस सारा दिन ढोल ताशों में लगे रहते थे, मेहनत के काम से कतराते थे, मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, ढोल ताशा एकदम बजाते रहते थे दिन भर, समझ लो ना। माँ को फिक्र लगी थी कि कहीं हमारे पहुंचने से पहले ही बैल पर गिद्ध या जंगली जानवर ना टूट पड़े। माँ ये भी सोच रही थी कि हम लोगों को जाने से पहले कहीं उस बैल पर गिद्ध या कोई जानवर ना टूट पड़े तो चमड़ा फिर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। पहुंचा किसी प्रकार से दोनों, चाचा और भतीजा, सोलहर और वाल्मीकि जी, महाकामचोर उनके चाचा है ना। चाचा ने खाल उतारनी शुरू की, मैं उनकी मदद कर रहा था, मैं भी उनकी मदद कर रहा था। चाचा का हाथ धीरे धीरे चल रहा था। पिताजी जैसे कुशलता उनमें नहीं थी, जैसे पिताजी के अंदर था जो कुशलता, वो बिल्कुल चाचा के पास नहीं थी। थोड़ी देर बाद वे थक कर बीड़ी पीने बैठ गए। कौन कौन बीड़ी पीने बैठ गए बाबू, लेखक के चाचा जी अर्थात सोलहर। चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी, बोले धीरे धीरे खाल उतार, अकेले से तो शाम तक नहीं उतरेगा, तुम भी धीरे धीरे उतारो। छुरी पकड़ते ही मेरे हाथ कांप रहे थे बिल्कुल इस प्रकार से। उस रोज मेरे भीतर कुछ अजीब से संकट में फंस गया था। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया मुझे, चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया मुझे। उस रोज मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। चाचा की हिदायत पर, चाचा की कहने पर मैंने बैल की खाल उतारी थी। मैं जैसे स्वयं ही गहरे दलदल में फंसे जा रही थी, जहां से मैं उबरना चाहता था हालात मुझे उसी दलदल में घसीट रही थी। जो काम मैं कभी नहीं करना चाहता था वही काम करने के लिए हालात मुझे मजबूर कर रहे थे। चाचा के साथ तपती दोपहरी में जिस यातना को मैंने भोगा था, आज भी उसके जख्म मेरे तन पर ताजा है, वो जख्म आज भी मेरे तन पर ताजा है। चाचा ने खाल को चादर में बांध दिया था, ठीक है, पहले दिन, उससे पहले और कुछ हुआ होगा, एक लाइन हमने छोड़ दिया, ध्यान से सुनिए। जैसे जैसे खाल उतर रही थी मेरे भीतर का रक्त जम रहा था। खाल उतारने में हमें कई घंटे लग गए थे। चाचा ने खाल को जमीन पर एकदम इस प्रकार से फैला दिया, उस पर लगे खून को सूखी जमीन ने सोख लिया। चाचा ने खाल को एक चादर में एकदम बांध दिया, एकदम गठरी, जानते हैं ना जी, पोटरी जिसको बोलते हैं, और गठरी उठाकर अपने सर पे रख लिया। लगभग 2 मील की दूरी हमारा घर था, वहां से 2 मील की दूरी, कितने मील की दूरी, 2 मील की दूरी पर लेखक वाल्मीकि जी का घर था। बोझ के कारण चाचा एकदम बहुत तेजी से एकदम दरबन मारते हुए जा रहा था, ठीक है। मैं हाथ में छुरी पकड़ उनके पीछे लगभग दौड़ता जाता था। बसेरा जाने वाली पक्की सड़क से, याद रखिएगा बस अड्डे का नाम, बसेरा जाने वाली पक्की सड़क से हम लोग बस अड्डे के पास पहुंच गए थे। कहा, बस अड्डे के पास। गठरी सिर से उतार कर चाचा ने जमीन पर रख दी और यहां से आगे तुम ले जाओ, मैं थक गया हूं। किसने कहा, चाचा ने। गठरी को माथे से उतार दिया और जमीन पर बस अड्डे के पास रख दिया और बोला कि यहां से आगे तुम ले जाओ, मैं थक गया हूं। उस रोज मैंने चाचा से बहुत कहा, लेकिन वे नहीं माने। चाचा, बस अड्डे की भीड़ तो पार करा दो, मेरे स्कूल की छुट्टी का समय है, मेरे स्कूल के सभी साथी ले जाते हुए देखेंगे ये चीज, तो वे स्कूल में मुझे तंग करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। चाचा, कम से कम स्कूलवा तो पार कर दो। लेकिन वो नहीं माना उनके चाचा।
मैंने गिड़गिड़ा कर रुआसी आवाज में जैसा से कहा था, किंतु वे नहीं माने। गठरी उठाकर मेरे सिर पर रख दिया जबरदस्ती। गठरी का वजन मेरे वजन से कई गुना ज्यादा था। मजबूरन उठाकर चलना पड़ा था। बस अड्डे की परिचित भीड़ से उस रोज जिस तरह से निकला, मेरा ही मन जानता है। छुप छुप करके कहीं बच्चे स्कूल का ना देख ले, स्कूल में मजाक ना हो रहा है मेरा, ये वो क्या था, माथे पे तुम क्या लेके जा रहे थे, इस प्रकार की बातें ना करें। एक भाई लगातार मेरे पीछे कह रहा था कि कोई देख ना ले, डर भी था मन में लेकर का, कोई सहपाठी ना मिल जाए, अगर कोई पूछ बैठेगा तो क्या बताऊंगा। घर तक पहुंचते पहुंचते मेरी टांगे जवाब दे गई थी। किसी प्रकार से ये छुप छुप करके अपने घर पहुंचे और घर तक पहुंचते पहुंचते इनके टांगे जवाब दे चुकी थी, दर्द करने लगे बाबू। लग रहा था कि अब गिरा। गांव के किनारे किनारे चलकर लंबा लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुंचने के लिए, अपने गांव तक पहुंचने के लिए। मुझे उस हालात में देखकर मार हो पड़ी, मुझे उस हालात में देखकर मार हो पड़ती है। मैं सिर से लेकर पांव तक गंदगी से भरा हुआ था, वो खून की लत। कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे, खून के दाग कपड़ों पर। अब देखिए सारे खून तो जमीन ने तो नहीं सूख लिया ना, कुछ ना कुछ तो अंश बचा होगा ना, वही एकदम टपक टपक के जो है उसकी कपड़ों में लग गया। बड़ी भाभी ने उस रोज माँ से कहा था, क्या कहा था, बड़ी भाभी का नाम क्या है बाबू, देवी। उन्होंने माँ से कहा था कि इनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे, इस गंदगी में नो घसीटो। भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। मैं उस गंदगी से तो बाहर निकल आया हूं, लेकिन आज लाखों लोग आज भी उसी गंदगी में घिनौनी जिंदगी को जी रहे हैं। लेखक कहते हैं मैं तो उस गंदगी से बाहर आ गया, लेकिन आज लाखों लोग जो है उसी गंदगी में जी रहे हैं। क्या वीडियो समझ में आया आप लोगों को? प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें अपने दोस्तों को, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। आ रहे हैं फिर अगला पार्ट, सिपाही की मां। बड़े ही जोर जोर से पढ़ेंगे हम लोग, बड़े ही मजे से बाबू। वीडियो को अंत तक देख लिए, धन्यवाद सभी बच्चों।